नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प रक्षा प्रौद्योगिकी पर बात करने वाले हैं, जापान की नई रेलगन। यूरेशियन टाइम्स में एक लेख आया था, जापान का रेलगन एक तकनीकी सफलता। उसी पर आधारित है ये चर्चा। और हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी ये टॉपिक वैश्विक रक्षा रुझानों को समझने के लिहाज से काफी अहम हो सकता है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। हाँ, तो हाल ही में जापान ने DSEI जापान प्रदर्शनी में अपनी इस एडवांस रेलगन को प्रदर्शित किया। ये इसलिए भी खास है क्योंकि आप जानते ही हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने अपनी रक्षा क्षमताओं पर कुछ अहम सीमाएं लगाई थीं। हाँ, वो आत्म लगाए गए प्रतिबंध थे। सही कहा। तो ये कदम उन सीमाओं से आगे बढ़ने का एक संकेत लगता है। बिल्कुल। तो आइए थोड़ा और समझते हैं इसको। आखिर ये रेलगन है क्या भला, काम कैसे करती है और इसे इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों माना जा रहा है, खासकर जब अमेरिका जैसे देश भी इसमें थोड़ी मुश्किलों का सामना कर चुके हैं। शुरुआत करते हैं DSEI जापान एक्सपो से। बताया जा रहा है कि ये जापान का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा एक्सपो था। कई तकनीकें थी वहां, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां इसी रेलगन ने बटोरी। ऐसा क्या खास है इसमें? देखिए, इसकी खासियत इसके काम करने के तरीके में है, इसके पीछे के विज्ञान में। पारंपरिक तोपों की तरह ये बारूद पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बिजली और चुंबकत्व के सिद्धांत का इस्तेमाल करती है, मतलब जिसे लॉरेंस बल कहते हैं। लॉरेंस बल, अच्छा। हाँ, इसके जरिए ये धातु के गोलों को, मतलब प्रोजेक्टाइल को, आवाज की गति से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेज हाइपरसोनिक स्पीड पर दाग सकती है। 5 गुना? वो तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। आप सोचिए, 2 समानांतर धातु की पटरियां हैं, उनके बीच में एक सुचालक गोला रखा है। अब जब बहुत शक्तिशाली बिजली का करंट एक पटरी से होकर गोले के माध्यम से दूसरी पटरी में वापस जाता है, तो एक जबरदस्त चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और यही चुंबकीय क्षेत्र उस गोले को अविश्वसनीय तेजी से आगे धकेलता है। अच्छा, तो मतलब विस्फोटक की जरूरत ही नहीं? बिल्कुल नहीं। लक्ष्य को नष्ट करने के लिए इसकी जो अत्यधिक रफ्तार है, उससे पैदा हुई गतिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी, वही काफी होती है। कुछ वैसा ही समझिए जैसे कोई उल्कापिंड धरती से टकराता है। बेसिकली ये बिजली की ऊर्जा को गति की ऊर्जा में बदल देती है। सुनने में तो ये बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है, लेकिन जैसा लेख में भी था, इसे बनाना आसान तो नहीं रहा होगा। तकनीकी चुनौतियां बहुत थीं। हाँ, चुनौतियां बहुत गंभीर थी, मतलब आसान बिल्कुल नहीं था। क्या थी वो चुनौतियां? सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी थी बिजली की जरूरत। सोचिए, एक छोटी रेलगन चलाने के लिए भी मतलब हजारों घरों को रोशन करने जितनी बिजली चाहिए। हजारों घर? बाप रे। हाँ। तो इतनी ऊर्जा पैदा करना, फिर उसे स्टोर करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही बात है। दूसरी मुश्किल थी वो धातु की पटरियां, मतलब रेल्स, उनका घिस जाना। इतना जबरदस्त बल, करंट, चुंबकीय तनाव, इसके कारण वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। उन्हें बार बार बदलना पड़ता है। और तीसरी, गाइडेंस का भी जिक्र था। हाँ, गाइडेंस। मैक 5 या मैक 7 की रफ्तार से जा रहे एक साधारण धातु के गोले को सटीकता से गाइड करना, सैटेलाइट नेविगेशन यानी सैटनैव से इसे नियंत्रित करना, वो बेहद मुश्किल काम है, खासकर इतनी तेज गति पर। अच्छा, तो क्या इन्हीं सब तकनीकी बाधाओं की वजह से अमेरिका को अपना वो बड़ा रेलगन प्रोजेक्ट रोकना पड़ा था, जिसके बारे में काफी चर्चा थी? हाँ, काफी हद तक। अमेरिकी नौसेना ने 2021 में अपने ड्रीम शेल प्रोजेक्ट पर, जहां तक मुझे याद है, $500 मिलियन से ज्यादा खर्च कर दिए थे। 500 मिलियन? जी, और फिर उसे रोक दिया। मुख्य कारण यही थे, परीक्षणों में रेंज उम्मीद से कम मिली, सिर्फ 110 मील के आसपास, और फायर करने की दर भी काफी धीमी थी। तो ये दिखाता है कि ये तकनीक जितनी आकर्षक है, उतनी ही जटिल भी है। ये बात तो है, लेकिन दिलचस्प ये है कि अमेरिका के पीछे हटने के बावजूद जापान और शायद चीन भी इस पर काम करते रहे। उनकी क्या स्थिति है? हाँ, चीन ने पिछले साल एक दावा किया था। उन्होंने कहा कि बेडू नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके उन्होंने गाइडेंस की समस्या सुलझा ली है। उनका दावा था कि 15 मीटर से कम की सटीकता हासिल की है। अच्छा, पर क्या इस दावे की पुष्टि हुई है? देखिए, पुख्ता प्रदर्शन अभी तक सामने नहीं आया है, इसलिए कई विश्लेषक अभी भी इन दावों पर संदेह करते हैं। और जापान ने 2016 में प्रोजेक्ट शुरू किया था। हाल में करीब $300 मिलियन का और निवेश किया है, और अब तो वो समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज पर प्रोटोटाइप का परीक्षण भी कर रहे हैं। अच्छा, परीक्षण चल रहे हैं मतलब? हाँ, और DSEI में से सार्वजनिक रूप से दिखाना, ये उनके बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाता है।
ये हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे जो नए खतरे उभर रहे हैं उनसे निपटने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जापान ने एक ऐसी काफी एडवांस्ड हथियार प्रणाली विकसित करने में सफलता पाई है जिसमें अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी काफी बाधाओं का सामना करना पड़ा था। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि है जापान के लिए। और ये ऐसे देश की उपलब्धि है जो ऐतिहासिक रूप से अपनी रक्षा प्रौद्योगिकी को लेकर काफी संयमित रहा है। तो ये निश्चित रूप से वैश्विक रक्षा समीकरणों में एक दिलचस्प मोड़ तो है। बिल्कुल। तो अगर संक्षेप में कहें, मुख्य बातें क्या रहीं? जापान की रेलगन एक बड़ी तकनीकी छलांग है। इसने उन बाधाओं को पार किया है जो पहले बहुत मुश्किल लगती थीं। हाँ, और हाइपरसोनिक खतरों से बचाव की इसकी जो क्षमता है वो इसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाती है। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए एक बात सोचने वाली है। इस रेल गन को चलाने के लिए जो भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए और जापान का जो ऐतिहासिक रक्षा रुख रहा है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इसके सफल डिप्लॉयमेंट के तैनाती के न केवल जापान की अपनी सुरक्षा रणनीति पर बल्कि वैश्विक ऊर्जा और सामरिक परिदृश्य पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, इस विषय पर और गहराई से जानने के लिए आप यूरेशियन टाइम्स का मूल लेख जरूर पढ़ सकते हैं। और अगर आपको आज की ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई प्रश्न या विचार हो तो नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं। ये जानकारी, जैसा हमने कहा, प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य जागरूकता दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।